प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है वाक्य भेद। वाक्य भेद के अंतर्गत हम लोग जो प्रश्न जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, वो है वाक्य क्या है, वाक्य भेद क्या कुछ विषय वस्तु है अलग, या वाक्य का ही अंग है, या दूसरा चीज जो हम लोग जानेंगे कि वाक्य के जो अभी तक हम लोगों ने भेद पढ़ा था, उद्देश्य व विधेय, वो क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, इस कक्षा की। वाक्य भेद अध्याय का जब हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो जैसा जो प्रश्न आएगा हमारे समक्ष वो मैंने बता दिया है। तो वाक्य क्या है? आज तक हम लोगों ने पढ़ा है वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है या पढ़ते आए हैं कि वाक्य जो है वो शब्दों का समूह है जिसका एक अर्थ निकलता है, और यानी कि सार्थक अर्थ निकलता है। इंग्लिश में अगर हम कहें, आंग्ल भाषा में, a sentence is a group of words that makes complete sense। और जब वाक्य भेद विषय वस्तु पे हम आते हैं तो बिल्कुल वाक्य भेद या वाक्य जो है हमारा, वाक्य के अंतर्गत आने वाला वाक्य भेद या कहें संपूर्ण वाक्य अध्याय व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि हम वाक्य की रूपरेखा नहीं जानते हैं, वाक्य की संरचना हमें मालूम नहीं है, तो हम जो भाषा है, भाषा क्या है, वो भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। और भावों की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब हमें वाक्य का ज्ञान हो। तो वाक्य बहुत ही जरूरी है तत्व, और वाक्य में निहित कुछ अनिवार्य तत्व हैं, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि उद्देश्य व विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य व विधेय जो है, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य का अर्थ है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय होता है जो विधेय के उद्देश्य की अगर परिभाषा हम करें सही अर्थ में, तो उद्देश्य से हमारा आशय होता है जिसके बारे में बात की जाए। आप इस उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। माधुरी नाचती है, यानी यहाँ बात हो रही है, नाचती है तो कौन नाचती है? माधुरी नाचती है, यानी माधुरी यहाँ पे हमारा इस वाक्य में उद्देश्य हुआ। और अब बात करता हूँ विधेय की। विधेय क्या चीज है? तो विधेय जिसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं या विधेय कहलाता है वो। तो जैसे उसी उदाहरण को अगर हम लोग देखते हैं, माधुरी नाचती है, तो माधुरी क्या करती है? नाचती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम जानना चाहें कि विधेय क्या है तो हम क्या ऐसा प्रश्न करके कर सकते हैं, माधुरी नाचती है तो माधुरी क्या करती है? तो यहाँ हमारा एक स्पष्ट हो जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि माधुरी नाच रही है, यानी कि नाचती है, ये हमारा विधेय हुआ, और माधुरी हो गया उद्देश्य। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। मैं बार बार बता दूं, मैं यहाँ पर अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा हूँ, कारण यह कि ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसा मैं बताया कि वाक्य में कुछ अनिवार्य तत्व निहित होते हैं। वो अनिवार्य तत्व क्या हैं और किस प्रकार से हम इसे समझते हैं, आइए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। एक वाक्य में निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। क्या अनिवार्य तत्व होना चाहिए? सार्थकता, निसंदेह, क्योंकि हर चीज वीडियो या ऑडियो या इमेज के माध्यम से बताना संभव नहीं होता, तो मैं इसे बता रहा हूँ, आपको इसका इमेज नहीं दिखाई देगा। तो एक वाक्य में निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। सार्थकता, यानी निसंदेह वाक्य के अस्तित्व के लिए वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, यानी वाक्य जो हो वो अर्थपूर्ण हो, अर्थ से भिन्न न हो, अर्थ का अनर्थ न हो, यानी कि अर्थ होना चाहिए, अर्थ नहीं होना चाहिए। एक वाक्य में अनिवार्य तत्व की अगर बात की जाए तो वाक्य के अनिवार्य तत्व में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है वाक्य की योग्यता। वाक्य की योग्यता से हमारा क्या आशय है?
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता का होना अनिवार्य है। यानी कि जब हम कुछ कहते हैं तो जो हम बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अर्थपूर्ण हो, यानी अर्थ उससे निकल के आए, ऐसा योग्यता पॉइंट को हम समझ सकते हैं, बिंदु को। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि मैंने चाय खाई, तो इसका आशय मैं समझ रहा हूँ कि मैंने चाय पी ली। मैं अगर कहता हूँ कि मैंने चाय खाई, तो इसका मैं ऐसे समझ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ कि मैंने चाय पी ली। परंतु हिंदी व्याकरण में इसे वाक्य दर्शाने के लिए मुझे मैंने चाय पी ली ही लिखनी होगी। पर हम जब हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं मैंने चाय खाई, हमें वहाँ पे लिखनी होगी मैंने चाय पी ली। आइए इसके तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आकांक्षा। आकांक्षा जैसा हम लोग इस शब्द से ही परिचित हैं, और इस शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ या सरलार्थ में कहें तो इच्छा, अभिलाषा, यानी किसी चीज़ की हमें इच्छा होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, किसी चीज़ को खाने की, पहनने की इच्छा होती है, तो ये हमारी इच्छा है। तो वाक्य में आकांक्षा शब्द का क्या अभिप्राय है, इसे हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। वाक्य में आकांक्षा से हमारा अभिप्राय है वाक्य की पूर्ति से। मैं पुनः पूछना चाहूँगा कि आकांक्षा का आप लोगों ने यहाँ पे क्या महत्व समझा या क्या इसका उपयोग है वाक्य में। तो वाक्य में आकांक्षा से हमारा अभिप्राय है वाक्य की पूर्ति से, यानी वाक्य हमारा पूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण तो होना ही चाहिए, पर वाक्य पूर्ण भी हो। जैसे पूर्ति अर्थात वाक्य पढ़ते या लिखते समय ऐसा पता न चले कि वाक्य अपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मैं पुनः बताना चाहूँगा कि पूर्ति अर्थात वाक्य पढ़ते या लिखते समय ऐसा कभी पता न चले कि वाक्य अपूर्ण है। जब हम वाक्य को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ऐसा न लगे कि यहाँ पर कुछ छूट रहा है। एक उदाहरण ले लेते हैं। आइए, उदाहरण के लिए हम यदि किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पे बातें और हम का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, वो सभी के लिए है। तो उदाहरण के लिए हम यदि किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कहते हैं कि बोलते हैं, या केवल अपने लिए यानी स्वयं के लिए अगर हम कहते हैं बोलता हूँ, तो दूसरी तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे कि कौन बोलते हैं, किससे बात करनी है, आदि आदि। क्या आप जब किसी को कहते हैं कि फ़ोन लगाते हैं, जैसे मुझे लगाए, हाँ सर, तो मैं जब उठाऊंगा तो बिल्कुल कहूँगा हेलो या नमस्कार, बताएं कौन है, कैसे हैं, मैं पूछता हूँ। पर आप बोलता हूँ तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। तो वही बात यहाँ पर है कि दूसरी तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन बोलते हैं, किससे बात करनी है, आदि आदि। परंतु जब हम अपना नाम बताते हैं यानी परिचय देते हैं, तो वो आदमी आपसे बहुत ही सहज भाव से बातचीत करता है। तो दोनों उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पहले बोलता हूँ या बोलते हैं कहने से लगता है कि इसमें कुछ छूट रहा है, यानी छूट रहा है। यहाँ पर इस उदाहरण को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा था, अर्थात यहाँ पे कर्ता का अभाव है, या कहें एकदम आवश्यक विषय वस्तु का, आवश्यक तथ्य का अभाव है। परंतु जब अपना नाम या वक्ता अपना परिचय रख देता है तो लोग आसानी से सारी बात समझ जाते हैं। जैसा अगर मैं परिचय वहाँ रख दिया या आपने रख दिया परिचय, जैसा आपने मुझे फ़ोन किया, बताया कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, तो मैं आपकी बात को बड़ी आसानी से समझ सकता हूँ। वाक्य में निकटता होनी चाहिए। वाक्य में निकटता से हमारा क्या अभिप्राय है? बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना से हमारा आशय है धारा प्रवाह बोलने या लिखने से। बोलते या लिखते समय क्या होना चाहिए? वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना जरूरी है, यानी वो धारा प्रवाह हो, कहीं टूटा फूटा ना हो कि वाक्य हम कहें, जैसे कहूँ मैं घर जाता हूँ, तो समझना थोड़ी समस्या वाली बात होगी। इसलिए वाक्य में निकटता होनी चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए वाक्य को। वाक्य का पदक्रम होना चाहिए। पदक्रम यानी कि पद का क्रम। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए कि बैठ जाता हूँ पढ़ने 2 बजे में, तो इसका अर्थ सरलता से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा कहा जाए कि बैठ जाता हूँ पढ़ने 2 बजे में, तो इसका अर्थ सरलता से ग्रहण नहीं किया जा सकता है और इसे वाक्य नहीं माना जाएगा, और इसे वाक्य बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। अन्वय
अन्वय क्या होता है? अन्वय का सरलार्थ है मेल। अन्वय का सरलार्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जब लिंग, वचन, काल, पुरुष या कारक की बात करते हैं तो क्रिया का उसके साथ ठीक ठीक मेल होना भी जरूरी है। बालक और बालिकाएं गए, अगर हम इस तरह के वाक्य को रखते हैं तो कोई समझ नहीं सकेगा कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कर्ता अन्वय ठीक नहीं है, यहाँ पे कर्ता का अन्वय यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। तो अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। यहाँ पे कर्ता अन्वय हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे कर्ता क्रिया अन्वय यहाँ पे है। मैं माफ करेंगे आप लोग कि यहाँ पे मैं कर्ता क्रिया नहीं भूल गया, कर्ता भूल गया। तो इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है। अतः शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। आशा है आप सबों को यह अध्याय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो आप यहाँ इस वीडियो के इस लाइव सेशन के टिप्पणी पेटिका में अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। और जैसा मैं कहता हूँ, यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है, तो आप 1 से 10 तक नंबर दें और अपनी प्रतिक्रिया रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।